खैर ये बच्चों, मैंने कल आपके साथ काफी देर तक डिस्कशन किया था। चैप्टर नेम इज लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। उसमें एक्सरसाइज जो आपकी थी 9.2, उसमें मैंने आपके साथ काफी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आज हम लोग इन क्वेश्चंस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोग ने 6 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आपने क्वेश्चन नंबर 7 खुद से कर लिया है। जरा क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग रिव्यू करिए कि ऐसा क्या है कि क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। रिव्यू कर लेते हैं एक बार। उसमें लिखा अ चेयर कॉस्ट ₹250 एंड अ चेयर टेबल कॉस्ट ₹400। ओके, ऐसा कोई क्वेश्चन है। शायद आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो निकाला था वर्बली निकाल लिया था। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये डिपेंड करता है क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे किया जाएगा। ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, सारे ही क्वेश्चंस हो जाते हैं धीरे धीरे करके। अ चेयर कॉस्ट ₹250। तो बच्चों जो चेयर है उसकी कॉस्ट जो है ना वो 250 है। और जो टेबल है उसकी जो कॉस्ट है रुपीज वो 400 है। इफ अनन्या परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ चेयर्स। ओके, सर्टेन नंबर ऑफ चेयर्स तो हमको पता नहीं कितनी है। तो हम मान लेते हैं लेट अनन्या परचेज्ड एक्स नंबर ऑफ चेयर्स। ठीक है ना, एक्स नंबर्स ऑफ चेयर्स। ये बच्चों अनन्या परचेज करती है। तो अनन्या अगर एक चेयर पर से परचेज करती तो उसको 250 देने पड़ते। दो चेयर परचेज करेगी तो 2 इंटू 250 देगी। तीन चेयर परचेज करेगी तो 3 इंटू 250 देगी। अच्छा, एक्स चेयर्स परचेज कर रही है तो x इंटू 250 देगी। ये हो गया कॉस्ट। किसका कॉस्ट हो गया? टेबल्स का। तो एक्स टेबल्स का कॉस्ट हो गया 250x। और बेटा उसने क्या ली है? उसने दो टेबल्स भी ली है। एक टेबल्स का कॉस्ट कॉस्ट कितना है? 400। तो दो टेबल का कितना होगा? 2 इंटू 400, 800। और बच्चों ये टोटल जो कॉस्ट है वो किसके बराबर आ रही है? 2800 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो 250x इज इक्वल टू 2800 माइनस 800। तो 250x इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 2000। तो x हो जाएगा बच्चों 2000 डिवाइडेड बाय 250। इसको बच्चों कैलकुलेशन में ले आओ। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 8 आ गया। इसका बच्चों मतलब ये हुआ कि अनन्या ने 8 चेयर परचेज की। तो बच्चों क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि अनन्या ने कितनी चेयर परचेज की है। तो आप कहोगे सर अनन्या ने 8 चेयर परचेज की है। तो जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं हुआ है वो क्वेश्चन भाई समझ लें कि हमने क्वेश्चन को किस तरह से किया है और उसकी इक्वेशन का फॉर्मेशन करने में आपको किन बातों को समझाया है। तो बच्चों ये है इसकी इक्वेशन। इसी इक्वेशन को अगर आप एग्जाम में रिप्रेजेंट करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो वंस अगेन बच्चों, मैंने आपको बताया था 1 to 5 तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आएगा, लेकिन आगे के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आ सकते हैं, ये उनमें से ही था। क्वेश्चन नंबर 9 पे देख लेते हैं बच्चों। 9th क्वेश्चन में हमारे पास अपर्णा है। देखिए अपर्णा क्या कह रही है। देखिए आपके पास 9th क्वेश्चन में यहाँ पे अपर्णा है। अपर्णा कह रही है अपर्णा गॉट अ ₹27,840 एज हर मंथली सैलरी एंड ओवर टाइम। ओके, ये बच्चों अपर्णा की जो सैलरी है ना, ये मतलब उसकी मंथली सैलरी भी है और ओवर टाइम दोनों को कंबाइन करके सैलरी है। तो हम लिख देते हैं दिस इज योर मंथली सैलरी प्लस ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब ये होता है, मान लो उसकी ड्यूटी 9 से 5 है लेकिन कभी कभी वो 8 बजे जाती होगी तो 3-4 घंटा एक्स्ट्रा काम कर दिया तो उसके लिए भी उसको पैसा मिलता होगा। तो सब मिला के उसको 27,840 मिले। हर सैलरी एक्सीड्स द ओवर टाइम बाय 16,560। व्हाट इज द मंथली सैलरी? बच्चों ये तो बहुत आसान हो गया। ऐसे एज्यूम कर लो, लेट द मंथली सैलरी बी एक्स रुपीस, हमने मान ली। और बच्चों हमने ये बात तो अभी क्लियर कर चुके हैं कि मंथली सैलरी और ओवर टाइम की सैलरी इन दोनों को मिला करके टोटल उसको सैलरी कितनी मिलती है? 27,840।
तो बच्चों उसकी जो मंथली सैलरी है वो आपने एक्स एज्यूम कर ली, और ओवर टाइम वाली सैलरी उसकी ये है। तो बच्चों उसकी मंथली सैलरी अब निकल करके आ जाएगी। तो मंथली सैलरी आएगी उसकी 27,840 माइनस 16, यानी 16,560। ये बच्चों अगर आप माइनस कर देंगे तो उसकी मंथली सैलरी आ जाएगी। तो इसको बच्चों आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगी 11,280। तो बच्चों इसकी अपर्णा की जो मंथली सैलरी है ना, ये तो बच्चों क्वेश्चन आसान है। सर क्या आंसर है बच्चों? 22200। हर सैलरी एक्सीड्स द ओवर टाइम बाय। सर मेरी किताब में हिंट भी एक दिया है। सेकेंड को। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस मेथड से कर रहे हैं तो लगता है इसका कुछ और क्वेश्चन का मतलब है, तो उसको भी देखते हैं। पहले आप पढ़ना की लिख दें कि इस हिसाब से जो मंथली सैलरी आ रही है वो कितनी आ रही है, 11,280। बच्चों ये एक दूसरे मेथड से आप ऑप्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ शायद और लिखा हुआ है। तो आप लोग बताएंगे आपने कैसे किया है, बताइए। सर मेरी किताब में एक हिंट दिया हुआ है। हाँ, उस हिंट में लिखा है लेट अपर्णा's monthly salary be x and then the payment for the overtime x minus 16,560 according to the problem x plus x minus नहीं 16। नहीं, आपने कैसे किया वो तो उसमें लिखा हुआ है। तो मैंने भी वैसे ही किया है। तो आंसर आ गया। हाँ सर यही है। तो आंसर आ गया तो फिर क्यों पूछा, क्वेश्चन खत्म। सर लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, अगर ये एग्जाम में आ गया हाँ, तो अगर मुझे ये याद नहीं रहा तो मैं इसको फिगर आउट कैसे करूंगी कि ये अच्छा, करना मतलब है। आंसर आता है लेकिन तुमको नहीं आता कैसे आता है। अच्छा। आंसर आ गया। ओके बच्चों, आपने देख करके कर लिया है लेकिन आता नहीं है, ये बात क्लियर हुई है। कोई बात नहीं बच्चों, उसको हम लोग देख लेते हैं अभी कैसे क्या करना है। बच्चों एक बार ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है, एक बार दोबारा रिव्यू करते हैं सारे बच्चे। अपर्णा गॉट अ 27,840 हर मंथली सैलरी एंड ओवर टाइम। तो बच्चों ये इक्वेशन तो एकदम सही बनी है कि दोनों को मिला के उसकी सैलरी है 27,840। इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा? सर इसका आंसर है 22200। एक बार आंसर बेटा चेक करो, ये सही बता रही है कि गलत बता रही है, तुम चेक करो। टू 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 जीरो जीरो क्या आ रहा है बेटा? टू 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 जीरो 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 22,200 ऐसा करके ये आंसर बच्चों पीछे आ रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा रिव्यू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है हर सैलरी exceeds the overtime by 16,560। ओके, कह रहा है उसकी जो सैलरी है, उसकी सैलरी क्या है, हर सैलरी एक्सीड, उसकी सैलरी है क्या ये तो पता ही नहीं है। एक्स मानिए सर अच्छा, उसकी सैलरी सैलरी एक्स है तो क्या हो गया फिर? और उसकी मंथली सैलरी एक्सीड हो रही है। उसकी मंथली सैलरी है एक्स माइनस हाँ। 16, वो जो भी था 16,560 हर सैलरी एक्सीड्स तो क्या करें? माइनस माइनस मुझसे ज्यादा हो रही है। नहीं, अच्छा चलो तुम लोग ऐसे लिखते हो, हर सैलरी, ये सैलरी उसकी एक्स है जो किसके बराबर हो जाती है, एक्सीड्स द ओवर टाइम बाय 16,560। तो हर सैलरी एक्सीड्स द ओवर टाइम बाय, ओवर टाइम वाली सैलरी कितनी है? 1650। बच्चों देखो सोच के बताओ उसकी भाई। सैलरी उस मतलब वो जो उसकी जो सैलरी है मंथली सैलरी जो मुझे एक्स समझ है में आ गया। वो हाँ बताइए कैसे करेंगे। ओवर टाइम से एक्सीड हो रही है तो माइनस से करेंगे। क्या कर दें, इसमें माइनस कर दें। हाँ माइनस कर दिया। माइनस द ओवर टाइम हुआ ये 16,650 नहीं है, ये ओवर टाइम है x माइनस 16,560। ये तो उसमें लिखा हुआ है भाई, तो ये ऐसे क्यों लिखा गया? क्योंकि उसकी उन्होंने तो माइनस किया ही नहीं, वहां पे तो प्लस है, ध्यान से देखो।
मुझे नहीं समझ में आ रहा। पता नहीं। प्यारे बच्चों, अगर आप हिंट ले रहे हैं तो हिंट में वो नहीं लिखा है जो आप बता रहे हैं। हिंट में बीच में माइनस नहीं है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंट में बच्चों बीच में प्लस का साइन है। सारे बच्चे इस बात को समझिए, है ना। आप कुछ और बता रहे हैं, लिखा कुछ और है। सर इसमें ये भी वन तो सिक्स बताया गया फाइव है ना। सिक्स जीरो इज इक्वल टू, ये बच्चों आपकी मुझे हिंट। समझ आ गया। हाँ हाँ, बताओ आराम से। एच जो है वो मंथली सैलरी है। हाँ बिल्कुल सही बात ठीक है। हाँ, और फिर एच माइनस 16560 वो ओवर टाइम सैलरी है ना। ये ओवर टाइम सैलरी हो गई। हाँ बिल्कुल और सही वो बताया। मंथली सैलरी है। और ये अब उसमें मंथली ये भी सैलरी लिखा हो था गई। मंथली सैलरी एंड ओवर टाइम को प्लस करके वो आया है। तो यही होगा ना। जैसे आपने ऊपर लिखा था मंथली सैलरी प्लस ओवर टाइम, मंथली सैलरी प्लस ओवर टाइम, वो जो सैलरी है। ओके, ठीक है बच्चों, तो आपने उसकी मंथली सैलरी एक्स मान ली है, और उसकी पेमेंट जो ओवर टाइम की है वो एक्स में से 16560 माइनस कर दो। ठीक है ना, क्योंकि इसमें लिखा है कि हर सैलरी एक्सीड्स द ओवर सैलरी बाय 16560। ठीक है ना, तो उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज कर जाती है, सैलरी में से अगर हम इतना माइनस कर देते हैं तो उतनी उसकी ओवर टाइम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब आप समझ गए हो कि ये ओवर टाइम है और वो और ये मंथली उसकी सैलरी सैलरी है। है, और दोनों को ऐड करते हैं तो बच्चों हमारे पास आ जाती है मंथली सैलरी, है ना। तो प्यारे बच्चों, यही इक्वेशन हमने आपको पहले भी लिख के दी थी। ये देखो, यही इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है ना, बस हम लोग ने पहले पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। अब हम लोग ने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है, तो इस वाले सॉल्यूशन को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, और इसी सॉल्यूशन को हम लोग ऊपर पोस्ट कर देते हैं। तो ये बच्चों आपका हो गया फुल एंड फाइनल क्वेश्चन का आंसर। तो बस सारे बच्चों को अब क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई क्वेश्चन हमने कैसे किया है, फिर से आप सभी लोग समझेंगे। बच्चों ये उसकी मंथली सैलरी है, और ओवर टाइम वाली जो सैलरी है वो सैलरी में से 16,560 माइनस कर दो तो उसकी ओवर टाइम की सैलरी आ जाती है। तो ओवर टाइम सैलरी और सैलरी दोनों को मिला करके उसकी बन गई मंथली सैलरी। अब बच्चों इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, क्या बनेगा, 2x माइनस 16560 इज इक्वल टू 27840। बच्चों इसको आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, सॉल्व नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। सॉल्व करिए। तो बच्चों यहां से 2x कितना आएगा, 27840 प्लस 16560, कितना है ऐड करने पर, 44400। 44400। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू आएगी 22200। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। मेरे ख्याल से बच्चों अब तो क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। शायद स्टेटमेंट्स में बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बाकी क्वेश्चन सही है। चलिए भाई बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ रहे हैं। आइए भाई सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग स्टेटमेंट थोड़े ढंग से पढ़ेंगे। अगर स्टेटमेंट पूरा नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के आंसर बदल जाएंगे। तो स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लीजिए। हिना हैज ओनली 2 रुपीज एंड 5 रुपीज कॉइन इन हर पर्स। तो ठीक है, ये हिना का मैंने एक पर्स बना दिया। ठीक है, इस पर्स में क्या है, इस पर्स में ₹2 कॉइन और ₹5 है। अब कितने हैं ये तो नहीं पता। पता है 80 है। इफ इन ऑल शी हैज 80 कॉइन्स इन हर पर्स, यानी कि अगर ओवरऑल उसके पास 80 कॉइन्स है। अच्छा, अमाउंटिंग टू 232, अरे टोटल 80 कॉइन्स हैं जिनका जो अमाउंट है वो 232 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम मान लेते हैं कि 80 कॉइन्स में से जो 2 रुपीज के कॉइन्स है, 2 रुपीज कॉइन्स वो एक्स है। तो बच्चों 5 रुपीज कॉइन्स कितने होंगे, 2 - 6। नहीं नहीं बेटा, ये मैंने कल आपको बताया था ना कि अगर दो नंबर्स का सम अगर 80 है तो अगर एक x होगा तो दूसरा 80 माइनस एक्स होगा। अगर हम इनका सम करेंगे तो 80 तो आएगा। तो हम 80। ये कह रहे हैं कि भाई 2 रुपीज के कॉइन्स है x और टोटल कॉइन्स है आपके 80। 80। तो 5 रुपीज के कॉइन्स कितने होंगे, 80 माइनस x। बिल्कुल सही। अब आपने सही बताया कि 2 रुपीज के कॉइन्स सर अगर x होंगे
तो 5 रुपीज के कॉइन्स होंगे 80 माइनस एक्स। नहीं समझे भाई? 2 रुपीज का एक कॉइन होता तो उसकी वैल्यू होती 2 into 1। 2 रुपीज के दो कॉइन होते तो उसकी वैल्यू होती 2 into 2। 2 रुपीज के 3 कॉइन होते तो उसकी वैल्यू होती 2 into 3। 2 रुपीज के एक्स कॉइन्स है तो उनकी वैल्यू होगी 2x 2 into x। 5 रुपीज के कितने कॉइन्स है 80 माइनस एक्स, तो उसकी वैल्यू होगी 5 into 80 माइनस एक्स। तो बच्चों ये टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 232। बच्चों ये इक्वेशन समझ में आई कैसे बनाई? नहीं समझ में आया? तो बच्चों ये कल वाली ही प्रॉब्लम है, लेकिन सब थोड़ा सा बदल बदल के दी है। और बच्चों आप मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का कुछ और मतलब निकल आता है। जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किया, आधा पढ़ के क्वेश्चन खत्म कर दिया, जब पूरा पढ़ा तो कुछ और मतलब था। तो बच्चों 2 रुपीज के कॉइन्स है तो उसकी वैल्यू हो गई 2x। 5 रुपीज के कॉइन्स 80 माइनस एक्स तो उसकी वैल्यू होगी 5 into 80 माइनस एक्स। और टोटल वैल्यू जो हो रही है वो 232 है। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, और 2 रुपीज और 5 रुपीज के कॉइन्स निकाल लो। बच्चों ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, पता नहीं, हमें ऐसा फील आ रहा है ये क्वेश्चन शायद मैंने पिछले वाले टेस्ट पेपर में डिस्कस भी किया। जो पिछले साल शायद बच्चे पढ़ते थे, तो कोई बैच था, उस बैच में कुछ बच्चे पढ़ते थे, तो हमें लग रहा है ये तब का क्वेश्चन है, एग्जाम का ही है। 2x प्लस 400 माइनस 5x इज इक्वल टू 232। तो बच्चों ये वैल्यू सॉल्व करनी है। 2x माइनस 5x हो गया -3x, और बच्चों ये हो गया 232 माइनस 400। बच्चों थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया -3x, और बच्चों यहां भी माइनस आएगा। अच्छा, 10 में से 2 गए 8, फिर 10 में से 3 गए 7, लेकिन एक कैरी थी 6, फिर 4 हो गया तो ये 3 हो गया, 3 माइनस 2 1। माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चों कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। बच्चों एक्स तो आ गया 56। इसका मतलब बच्चों जो 2 रुपीज कॉइन्स है वो मैंने निकाल दी। 2 रुपीज कॉइन्स है एक्स, दैट मीन्स 56। और बच्चों जो 5 रुपीज कॉइन्स हैं वो कितने हैं 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 56। दैट मीन्स 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 5 गया 2, 24। तो बच्चों पता है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 रुपीज के कॉइन 56 और 5 रुपीज के कॉइन्स 24। ये बच्चों इसका आंसर है। अब आप चेक करो, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ के किया है, तो आंसर 24 मैच कर रहा हूं। तो बच्चों इन्होंने क्या पूछा है फिर से ध्यान दीजिएगा। इन्होंने पूछा है 5 रुपीज कॉइन्स, तो 5 रुपीज कॉइन्स बच्चों आपको बताने हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है ना? बोलो भाई सर मैं। हाँ, तो बच्चों ये 10th क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस आपको हर क्लास में मिलेंगे, क्लास 12th तक बल्कि होते हैं। अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स भी लेंगे तो भी आपकी लीनियर इक्वेशंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बेस यही होता है बच्चों, क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। 8th 9th 10th हर जगह बार बार आएंगे। आप जरा मेरी तरह स्टेटमेंट पढ़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डालिए, आपसे भी होंगे। चलिए बच्चों, फिर से सेम क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें लिखा है अ पर्स कंटेन्स 550 रुपीज। ओके बच्चों, इसने पर्स में पैसे ही बता दिए। चलो बच्चों फिर से एक पर्स बना लेते हैं, सुनहरा सा लेदर का एक बढ़िया सा पर्स, ये बना के तैयार कर दिया। बच्चों इस बार बता दिया गया कि इसमें 550 रुपए इन द डिनोमिनेशन ऑफ 10 रुपीज एंड 50 रुपीज। अरे लेकिन इसमें कौन से हैं, 10 रुपए के नोट है और 50 रुपए के नोट है, क्योंकि बच्चों 50 रुपए के सिक्के तो होते नहीं है। इफ द नंबर ऑफ 50 नोट्स इन वन लेस देन दैट ऑफ 10 नोट्स। अरे अब हमको तो ये यही नहीं पता कि नंबर ऑफ 50 नोट्स इज वन लेस देन द दैट ऑफ 10 नोट्स। तो 10 नोट्स कितने, मान लो बच्चों कि जो 10 के नोट्स हैं वो कितने हैं एक्स है, और तो बच्चों जो 50 के नोट्स हो जाएंगे वो उससे एक कम है, यानी कि x माइनस 1। देखो बच्चों लिखा है इफ द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज वन लेस देन दैट ऑफ x रुपीज नोट्स। हो गया बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन तो हो गया। अच्छा 10 रुपीज के बच्चों कितने नोट्स हैं, x नोट्स हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी हुई 10x।
₹50 के कितने नोट्स हैं? x-1, तो उनकी वैल्यू कितनी हुई? 50 इंटू x-1। और बच्चों ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है? 550 रुपए, क्योंकि 550 रुपए ही आपके बटुए में है। अब बच्चों आपका जो आंसर है ना, तो वो ये है x-1, क्योंकि इसने ₹50 के नोट्स पूछे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कोचिंग्स में पढ़ाएंगे तो, लेकिन इतना सारा एक्सप्लेन करके आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से ही कर लेंगे। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 10x प्लस 50x माइनस 50 इज इक्वल टू 550। ये हो गया 60x इज इक्वल टू 600। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू आ गई 600 अपॉन 60, दैट मीन्स 10। तो बच्चों आंसर तो आ गया। आपसे पूछे गए थे ₹50 के नोट्स, तो वो होंगे 10-1, दैट मीन्स 9 नोट्स है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9। आप जरा आंसर चेक भी कर लीजिएगा। सही है सर। तो बच्चों देखो क्वेश्चन बिल्कुल पूरा पढ़ा जा रहा है, तो क्वेश्चन एकदम एंड टू एंड आंसर मैच करने के साथ चल रहे हैं पूरा। बच्चों फिर से वही सेम क्वेश्चन दोबारा आ रहा लग रहा है। नहीं नहीं, दोबारा नहीं आ रहा। 12th क्वेश्चन बच्चों बदल गया, एजेस वाला क्वेश्चन आ गया। एजेस वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों ने किए भी हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बस वो देखना जरा। बच्चों एक बात समझना, मैंने अभी पूछा कि नव्या तुम्हारी प्रेजेंट एज कितनी है? नव्या ने कहा 13 ईयर्स। नव्या, ये तुमने जो भी एज बताई वो कौन सी एज थी? प्रेजेंट एज। नव्या आज से 3 साल पहले तुम्हारी एज क्या थी? 10 ईयर्स। तो बेटा तुमने प्रेजेंट एज में क्या किया था? 3 प्लस किया कि 3 माइनस किया? माइनस। माइनस किया ना। तो प्रेजेंट एज तुम्हारी अगर 13 है तो 3 साल पहले थी 13-3। और अगर मैं आपसे पूछूं आज से 3 साल बाद कितनी होगी, तो तुम कहोगे 13+3। ये बात समझ में आई? तो बच्चों अगर प्रेजेंट एज आपकी एक्स है, तो 3 साल पहले कितनी होगी? x-3। 3 साल बाद कितनी होगी? x+3। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि लोग x-3 नहीं लिखते हैं। पता है लोग क्या लिखते हैं? लोग 3-x लिखते थे। मतलब अगर मैं कहूं कि नव्या की एज 13 साल है, तो 3 साल पहले क्या थी? तो नव्या ने यही बताया ना कि 13-3। ये तो बोला नहीं कि 3-13। अब 3-13 बोलेगी तो -10 एज आ जाएगी। तो 3 साल पहले तो -10 इसकी एज थी नहीं। अब -10 एज का मतलब ये हुआ कि ये तो निकली ही नहीं, अंदर ही थी। तो क्वेश्चन कैसे हो गया? तो ये गलतियां होती है। चलो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है आफ्टर 12 ईयर्स, अब आज से 12 साल बाद की बात कर रहे हैं। हमने कहा प्रेजेंट डेट क्या है, तो तुम कहोगे सर एक्स। लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स। ये बच्चों ने एज्यूम कर दिया आफ्टर 12 ईयर्स। बच्चों इसकी आफ्टर 12 ईयर्स एज कितनी होगी? एक्स प्लस। बिल्कुल सही बताया आपने, x+12। बच्चों ये एज वाले क्वेश्चन हर बार आपको मिलेंगे, चाहे आप 8th में हो, 9th में हो, किसी भी क्लास में। x+12 बिल्कुल सही जवाब आया। कह रहा है आज से 12 साल बाद का रिलेशन दे रहा। आफ्टर 12 ईयर्स आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वॉज 4 ईयर्स एगो। तो बच्चों 4 साल पहले इसकी एज क्या होगी? x-4। यस, 4 साल पहले इसकी एज क्या होगी? कौन सर? x-4। अब बच्चों देखो रिलेशन दे रहा है, सारे बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे। रिलेशन देखो क्या लिखा है? 12 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स, मतलब 12 साल बाद इसकी एज कितनी है? x+12। I shall be 3 times as old as I was 4 years ago. 4 years ago। 12, इधर देखो सारे बच्चे, 12 साल बाद जो मेरी उम्र है वो किसके बराबर है? जो मेरी उम्र आज से 4 साल पहले थी उसके 3 गुने के बराबर है। तो बच्चों ये वाला स्टेटमेंट लिखना एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि यही स्टेटमेंट लोग लिख नहीं पाएंगे और क्वेश्चन को गलत कराएंगे। क्योंकि लोगों के मन में पता है क्या आता है? लोगों के मन में आता है कि सर 12 साल जो बाद उसकी एज है वो x+12 हुई,
तो वो पता है 12 साल आगे जाने के बाद फिर 4 साल पीछे जाते हैं, तो ऐसे जाते हैं x+12 - 4, तो वो कहते हैं फिर 4 साल पहले उसकी एज होगी x+8, तो ये बच्चों रॉन्ग हो जाता है। हमेशा बच्चों कंपैरिजन प्रेजेंट एज से ही होता है, तो आपको प्रेजेंट एज में ही प्लस करना है और प्रेजेंट एज में ही माइनस करना है, क्योंकि उसने कहा है कि आज से 12 साल बाद जो मेरी एज है, वो मेरी एज जो होगी, वो मेरी आज से 4 साल पहले जो भी एज होगी उसकी 3 गुने के बराबर होगी। तो बच्चों ये मेरे स्टेटमेंट्स जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे एजेस वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बाय द वे क्वेश्चन तो ये खत्म हो गया, सारा खेल इस इक्वेशन को सॉल्व करने में था। तो x+12 = 3x - 12। तो बच्चों जरा टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं। 12+12 = 3x - x, यानी कि 24 = 2x, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 24/2, दैट मीन्स 12। अब देखिए पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट एज, तो आपका बच्चों आंसर आ गया, प्रेजेंट एज इज 12 ईयर्स। आ गया, प्रेजेंट एज इज ईयर्स। कहोगे सर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा जब पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन फिर तो दिमाग में घुस ही रहे हैं। अब ये एज वाला कोई भी क्वेश्चन बनाए कर तो लेंगे ही। 13th, सारे बच्चे ध्यान देंगे कि भाई एग्जाम में वेटेज जो है, ये इस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है। आपको भी मैं बता दे रहा हूं कि फाइनल एग्जाम्स में उन्हीं चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा होता है जो आपको फाइनल एग्जाम्स यानी कि जनवरी से पढ़ाए जाएंगे। उन चैप्टर्स पे आप ज्यादा सीरियसली काम करिएगा। बाकी मैं आपको ग्रुप में चैप्टर्स की मार्किंग स्कीम भी कल तक शायद सेंड कर दूंगा, तो उसके हिसाब से ही आप थोड़ा देखिएगा। हाँ, फिर बच्चों हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया है, उस ट्रायंगल का नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल दुनिया का एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो बच्चों इसकी ये दो साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और तीनों इक्वल होती तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल है, और तीनों अनइक्वल होती तो स्केलिन ट्रायंगल होता है। तो टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो बच्चों ये दो इक्वल साइड है, एक ये है और दूसरी ये है। अरे बच्चों ये तो पगला रहा है, अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर दो, इसकी लेंथ को इस वाली लेंथ के बराबर कर दो, है ना। दोनों इक्वल साइड्स है तो दोनों की लेंथ को बराबर होंगी, तो बराबर कर लेते हैं। तो बच्चों 3x - 2x = 2+1, यानी x = 3। तो बच्चों ये एज आप निकाल लो कितनी साइड है, 3 × 3 - 1 यानी कि 8, 3 × 2 + 2 यानी कि 8। हाँ बच्चों वाकई में इक्वल है। कह रहा है अरे थर्ड साइड दी है कि 2x है, तो कहोगे सर सर थर्ड साइड अगर 2x है तो x तो 3, यानी थर्ड साइड आपकी हो गई 6। सर ये तो पेरीमीटर पूछ रहा, पेरीमीटर तो सर किसी का भी निकाल सकते हैं, जितनी भी साइड्स दिख रही हैं सर उनका सम करना होता है, पेरीमीटर आ जाता है। यानी कि 8 + 8 + 6, यानी 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 यूनिट्स। बच्चों आंसर आ गया। कहोगे सर ये जो आपने क्वेश्चंस कराए तो हम लोग से भी हो जाएंगे ना एग्जाम में? बेटा इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको ढंग से करके जाना है। फिर से बता रहा हूँ 80 नंबर का पेपर होगा, इसी चैप्टर का वेटेज ज्यादा होगा, तो करके जाना सही ढंग से। मतलब मेरे पास उस समय इतना टाइम नहीं होगा कि मैं इस चैप्टर को फिर से आपको पूरा पढ़ाऊं, तो ये फुल एंड फाइनल मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आपको अभी करना है। तो बच्चों वैसे भी विंटर वैकेशंस चल रहे हैं, विंटर वैकेशंस में आपके पास समय पर्याप्त है, तो उस समय को यूज करिए और क्वेश्चन करिए। प्यारे बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। चलो बच्चों रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं एक, चलिए बना दिया। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 6 मीटर, लेस देन थ्राइस इट्स ब्रेथ। मेरे को तो बच्चों ब्रेथ ही नहीं पता है, तो पहले एज्यूम कर लो। लेट द breadth be x. breadth of rectangular plot बी एक्स, ये बच्चों मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, क्या कह रहा, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट
बच्चों ये सभी को कंफ्यूजन होता है कि इसमें लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है। जो साइड बच्चों बड़ी दिखाई दे उसको लेंथ कहते हैं, जो छोटी दिखाई दे वो ब्रेथ होती है। ठीक, तो बच्चों ये ब्रेथ हमारी एक्स है। कह रहा द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 6 मीटर लेस देन थ्राइस इट्स ब्रेथ से 6 मीटर लेस देन। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ प्लॉट इफ द पेरीमीटर इज 148। अरे इसका पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम, जिसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स L+B इज इक्वल टू 148। ये बच्चों L का काम करेगा, ये B का काम करेगा। तो बच्चों ये हो गया 3x - x, नहीं 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 नहीं, 3x - 6 लिखा हुआ है, प्लस x इज इक्वल टू 148। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 3x + x, दैट मीन्स 4x - 6 इज इक्वल टू 148। बच्चों कैलकुलेशन करना है। बच्चों कैलकुलेशन आप बताओ कैसे करें। 2 को डिवाइड में ले जाएं कि 2 को मल्टीप्लाई करें, जैसा आप 2 को बताओ। मल्टीप्लाई। बच्चों आप मल्टीप्लाई में कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। कोई भी मल्टीप्लिकेशन में ऐसे फैक्टर है तो उसको डिवाइड करके रिड्यूस किया जाता है। लेकिन अभी आपकी इतनी अच्छी मैथ्स नहीं है तो आप हमको बार बार कहते हो मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये सही नहीं है। 2 4 = 8x, 2 6 = 12 इज इक्वल टू 148। तो बच्चों मैंने आप ही की तरीके से किया है, आंसर तो आ ही जाएगा। कर देते हैं 8 9 10, 4 1 5 और 1 6 और 1। बच्चों x आ गया 20। क्या पूछ रहा है? डायमेंशंस पूछ रहा था प्लॉट की, तो बच्चों लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है। तो बच्चों ब्रेथ कितनी आ गई आपकी? 20। 20 किस में है? मीटर में है, क्योंकि सब कुछ यहाँ मीटर में है। और बच्चों जो लेंथ आ गई वो हो गया 3 × 20 - 6, यानी कि 60 - 6। और 60 - 6 कितना होता है? 54 मीटर। आ गया बच्चों। ये सही है, मैं शादी कर रही थी। सही है। बच्चों 14 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और प्यारे बच्चों 14 के बाद आ गया है आज का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सप्लीमेंट्री उन एंगल्स उन्हें कहते हैं जिनका सम होता है 180, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन्हें कहते हैं जिनका सम होता है 90। ठीक है, सबको ये बात पता है, तभी मैं ये क्वेश्चन करने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं पहले इस वीडियो को पॉज करें, पहले क्वेश्चन ट्राई करें। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय। अब मेरे को पता ही नहीं कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए तो है, लेकिन क्या है पता नहीं। तो मान लेते हैं कि पहला एंगल, लेट फर्स्ट एंगल बी x। तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम 90 होता है, तो दूसरा कितना होगा? 90 - x। बच्चों चेक करिएगा, अगर आप इनका सम करेंगे ना तो x x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 90 बचेगा। दैट मींस आपने सही एज्यूम किया। और बच्चों अगर सप्लीमेंट्री होता तो यहां पर हम 90 - x की जगह 180 - x लिखते। ठीक है, क्या कह रहा है कि भैया इन दो एंगल्स में जो डिफर है, डिफरेंस कितना है? 20 का। इन दो एंगल्स में डिफरेंस कितना है? 20 का। अब बच्चों ये तो हमको पता ही नहीं बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो हम पहले वाले को बड़ा मान लेते हैं, दूसरे वाले को छोटा मान लेते हैं। अब बच्चों हम इनका डिफरेंस करते हैं। ये देखो बच्चों डिफरेंस, और ये डिफरेंस कितना है? 20। ये बच्चों इक्वेशन क्रिएट हो गई। x - 90 + x इज इक्वल टू 20। 2x इज इक्वल टू 90 + 20। 2x इज इक्वल टू 110, यानी x आ गया 110/2, दैट मीन्स 55। तो बच्चों आंसर तो आ गया। आपका जो एंगल x है वो 55 है, और जो दूसरा एंगल है वो 90 - x है, दैट मीन्स 90 - 55। 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 35। तो बच्चों वो दोनों आंसर आपके निकल आए जिनका सम क्या है? 90। क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। आपके पास 9.2 एक्सरसाइज में मैंने 1 से लेके 15 तक सारे क्वेश्चंस कराए, एक्सेप्ट एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 7 था, वो आपने खुद कर लिया। चलिए बच्चों, तो ये एक्सरसाइज फाइनली कंप्लीट होती है। 9.2 के बाद बच्चों 9.3 आपको खुद से अटेम्प्ट करनी है, फिर हम इसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।